Hey guys, welcome back once again our own channel Education Wizard। तो लास्ट चैप्टर मतलब लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शीत युद्ध क्या है, यानी कि पूरा कोल्ड वॉर एरा के बारे में आप लोगों को मैंने जानकारी दी थी। आज हम पढ़ेंगे दो ध्रुवीयता का अंत। जैसे कि मैं आपको चैप्टर का मतलब बता दूं, दो ध्रुवीयता का अंत मतलब दो ध्रुवीय यानी कि दो पोलर, दो ध्रुव होंगे, दो छोर होंगे। तो जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, पहला छोर हमने पढ़ा यूएसएसआर को और दूसरा छोर पढ़ा हमने यूएसए को। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब 1991 आता है, 1991 आता है, यहाँ पर यूएसएसआर कोलैप्स हो जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है और यहाँ पर एक ध्रुवीय विश्व का आरंभ हो जाता है, यानी कि अमेरिकी वर्चस्व स्टार्ट हो जाता है। तो आज हम जानेंगे कि जो यूएसएसआर है, सबसे पहले यूएसएसआर है, इसकी विशेषता क्या है, ये जो प्रणाली है सोवियत प्रणाली वो क्या है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है कि सोवियत संघ की विशेषता बताइए। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता दूं, पहले थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूं कि 1917 में जब रूस के अंदर एक क्रांति होती है, उसी समय सोवियत संघ का उद्भव होता है। ये 15 गणराज्यों का एक समूह है जिसके जनक जो है वो लेनिन को माना जाता है। इनके आखिरी जो शासक थे वो मिखाइल गोर्बाचेव थे। अब आते हैं हम इसकी विशेषता के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं सकारात्मक विशेषता। सकारात्मक, वैसे तो इसकी नकारात्मक विशेषता बहुत कम है लेकिन सकारात्मक काफी है। तो सकारात्मक विशेषता की बात करेंगे तो सबसे पहला विशेषता इसकी है कि ये इक्वालिटी पे ज्यादा ध्यान देती थी, समानता पर, यानी कि कोई भी वस्तु अगर है तो उसका सभी को समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट करे, सबको एक समान रूप से मिले। दूसरा पॉइंट क्या है इसका कि सोवियत प्रणाली में सुई से लेकर बड़े बड़े चीजों का निर्माण आसानी से किया जा सकता था, यानी कि सभी चीजें वहां पर बनती थी। तीसरा पॉइंट इसका क्या है कि अमेरिका को छोड़ दिया जाए तो सोवियत संघ में जो संचार व्यवस्था था वो अव्वल नंबर का था। चौथा पॉइंट आपको बताऊं तो इसकी विशेषता है कि वहां पर कम मूल्यों पर, यानी कि कह सकते हो आप कि वहां पे गरीब आदमी भी आसानी से अपना इलाज करवा सकता था, यानी कि वहां पे स्वास्थ्य, शिक्षा और फंडामेंटल नीड्स यानी कि जो भी खाने पीने की चीजें हैं वो आसानी से वहां पे प्रदान सरकार द्वारा की जाती थी। अब आते हैं हम इसकी नकारात्मक में। नकारात्मक विशेषता क्या है? तो नकारात्मक विशेषता इसकी ये है, पहला कि वहां पर एक ही पार्टी का प्रभुत्व था, दूसरी पार्टी वहां पे सत्ता में नहीं आ सकती थी, जिससे कि वहां पे तानाशाही, नौकरशाही जैसी स्थितियां उत्पन्न होती थी। दूसरा पॉइंट, वहां की अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और सरकार के कंट्रोल में थी। वैसे ही आप ये मतलब सकारात्मक में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि वहां पे जो रूस था वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक पार्ट था यूएसएसआर का, जो कि अपना ही वर्चस्व दिखाता था दूसरे वहां के गणराज्यों पर, जो कि वो अपने आप को दबला कुचला हुआ फील करते थे, जो कि बहुत बुरी बात है। चौथा पॉइंट है इसका कि वहां के लोगों को फ्रीडम प्राप्त नहीं था, स्वतंत्रता नहीं था। लोगों का मतलब वहां का गणराज्य, जो अलग अलग 15 गणराज्य थे उनके अंदर रहने वाले लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। वो मन चाहे चीजें नहीं कर सकते थे, सरकार उनके आर्थिक मामलों में भी इंटरफेयर करती थी। अब जानते हैं हम लोग अगला, ये जानेंगे कि ये जो यूएसएसआर है इसका विघटन कैसे हुआ। जो सब कुछ यहाँ पे निर्माण भी हो रहा है, सब कुछ है इसके पास, फिर भी ये टूट गया, बिखर गया, आखिर क्या कारण था? तो क्वेश्चन आता है यूएसएसआर के विघटन के कारण बताइए। गाइस, इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि सोवियत प्रणाली की विशेषता बताइए, सकारात्मक और नकारात्मक, ये बहुत डिटेल से मैं लिख कर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसका लिंक आप लोग आराम से उसे पढ़ लेना और लिख लेना। अब आते हैं हम लोग यूएसएसआर के विघटन के कारण बताइए। तो सबसे पहला कारण जो मेनली माना जाता है वो है आर्थिक विफलता। आर्थिक विफलता। दूसरा कारण हथियारों पर अत्यधिक धन खर्च करना।
तीसरा पॉइंट आता है गोर्बाचेव की नीति। चौथा पॉइंट आता है पश्चिमी राष्ट्रों की भूमिका। पांचवा आता है जनता में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होना। और छठा आता है एकल पार्टी का प्रभुत्व। यानी कि ये मेनली जो 6 रीजन है, कॉजेज है, इसके वजह से यूएसएसआर टूट जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे आर्थिक विफलता मतलब कैसे। तो सबको पता है कि किसी भी कंट्री यानी कि मैक्सिमम जो कंट्रीज होती हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ की जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं फार्मिंग पे टिकी हुई होती है। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा था, ये देखिए, ये जो दोनों पॉइंट है वो आपस में मिले हुए हैं। इन दोनों को साथ लिखिएगा तभी ये समझ आएगा, अदरवाइज इसको समझना या फिर किसी को समझाना बड़ा मुश्किल होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, दोनों को एक साथ लेके चलेंगे हम। यहाँ पे देखिए आर्थिक विफलता का मतलब ये हो रहा है कि अब सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत ना करने के चक्कर में, मतलब कि इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, आर्थिक अर्थव्यवस्था पर ध्यान ना देकर वो अपने मैक्सिमम जो पैसे थे वो हथियारों पर खर्च करने लग गया। यानी कि जो आर्म्स बनाने की जो सेक्टर थे उसमें पैसों का ज्यादा खर्च करने लग गया। अपना वो जो एग्रीकल्चर था, जो फार्मिंग सेक्टर था, उस पर ध्यान देना बंद कर देता है वो, जिससे कि वहां पे जो फंडामेंटल नीड्स थी, जो लोगों की जो रोजमर्रा में काम आने वाली थी, जो रोज लोग यूज करते थे, उपभोक्ता की सामानें थी, वो कहीं ना कहीं कम पड़ने लग गई। और लोगों के अंदर इससे निराश, मतलब कि दुखी हुए वो लोग, जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ। तो ये दोनों रीजन जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो इन दोनों को लेकर समझिएगा तब समझ आएगा। तो क्या समझाया मैंने आपको कि मैक्सिमम जो पैसे थे यूएसएसआर ने हथियारों को बनाने में लगा दिए, ठीक है, और उसने अपना सारा ध्यान अर्थव्यवस्था को मजबूत करने से हटा दिया, जिसकी वजह से वो टूटा, बिखर गया। अगला आते हैं हम लोग गोर्बाचेव की नीति। यानी कि जो वहाँ पे अंतिम जो शासक थे गोर्बाचेव, वहाँ पर सुधार करना चाहते थे। वो ग्लास्नोस्ट और पेस्ट्रोइका जैसी सुधार करना चाहते थे, जिसके अंदर वहाँ के लोगों के अंदर वो पावर यानी कि वो अधिकार दिया जाएगा जिससे वो सार्वजनिक क्षेत्रों के बारे में आसानी से जान पाएंगे। तो इसका भी विरोध वहाँ पे करते हैं और इस प्रकार से वहाँ सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। अगला आता है पश्चिमी राष्ट्रों की भूमिका। तो यहाँ पर देखिए जो पश्चिमी राष्ट्र थे वो मैक्सिमम जो राष्ट्र थे वो पूंजीवादी राष्ट्र थे। उनकी जो लाइफस्टाइल थी, वहाँ की जो संचार व्यवस्था थी, वो कहीं ना कहीं यूएसएसआर से बहुत अधिक थी और अच्छी थी। इसीलिए जो गणराज्य थे, जो उसमें यूएसएसआर में मिले हुए राष्ट्र थे, वो अट्रैक्ट होने लगे पश्चिमी राष्ट्रों की तरफ और उनकी आइडियोलॉजी को अपनाने के लिए तत्पर हो गए। इस प्रकार से सोवियत संघ का विघटन हुआ। अगला, जनता में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होना। यानी कि जो 15 गणराज्य थे, गणराज्य के अंदर जो जनता रह रही थी, कहीं ना कहीं उनका दमन किया जा रहा था, उनका शोषण किया जा रहा था, उनके पास फ्रीडम नहीं था। अब वो उब चुके थे, तंग हो चुके थे और फाइनली नेशनलिज्म का उनके अंदर फीलिंग आता है और वो अपने राष्ट्र को, अपने राज्य को, अपने जो भी उनका देश है उनको आजाद करने में लग गए। इस प्रकार से सोवियत संघ का विघटन हो गया। लास्ट आता है छठा, एकल पार्टी का प्रभुत्व। यानी कि जैसे कि मैंने आपको विशेषता में बताया कि वहां पर एक ही पार्टी का प्रभुत्व था, वो था कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि साम्यवादी विचार पर आधारित थी और दूसरे पार्टी को सत्ता में आने का कोई चांस नहीं था। तो वहां की जो जनता थी, जो गणराज्य थे, वो कहीं ना कहीं एक ही आइडियोलॉजी से थक चुके थे, कहीं ना कहीं उब चुके थे और इस वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ। अब हम जानेंगे अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोवियत संघ के विघटन का परिणाम क्या निकला। अगला क्वेश्चन है यूएसएसआर के विघटन के परिणाम बताइए।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ध्यान रखिएगा इसका। तो पहला परिणाम निकलता है शीत युद्ध की समाप्ति। दूसरा है यूएसएसआर का उत्तराधिकारी रूस बना। तीसरा, नए राष्ट्रों का उदय। चौथा पॉइंट, पूंजीवाद का प्रबल होना। पांचवा पॉइंट, एक ध्रुवीय विश्व का होना। और छठा पॉइंट आप लिख सकते हैं यूएनओ की सदस्य संख्या में बढ़ोतरी। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं शीत युद्ध की समाप्ति, यानी कि जो कोल्ड वॉर है वो 1945 में स्टार्ट होता है और 1991 में खत्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो पूरे कई दशक तक दो पावर्स आपस में लड़ रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अशांति फैली हुई थी, एक संघर्ष हो रहा था, अब वो समाप्त हो गया था और विश्व के अंदर शांति स्थापित हो चुकी थी। अगला आता है यूएसएसआर का उत्तराधिकारी रूस बना, यानी कि जब यूएसएसआर टूट गया, बिखर गया, तो उसका उत्तराधिकारी रूस को बना दिया गया, जो कि बहुत अहम परिणाम माना जाता है। अगला है नए राष्ट्रों का उदय, यानी कि जो 15 गणराज्य थे, जो कि ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ये यूएसएसआर के पार्ट थे, अब वो जब टूट गया तो सारे के सारे फ्री हो गए। और वो जब फ्री हुए तो भी उनको डर लग रहा था कि कहीं ये जो रूस है वो उनको दोबारा अपना गुलाम ना बना ले, ऑक्युपाइड ना कर ले उनको। इसीलिए उन्होंने क्या किया, कितने कंट्रीज ने नाटो को ज्वाइन कर लिया और कितनों ने यूरोपीय संघ को कर लिया, ताकि वो इसके हेजीमनी से बच सके, इसके वर्चस्व से बच सके। अगला आता है पूंजीवाद का प्रबल होना। जैसे कि आपको बता दो, सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो कहीं ना कहीं जो साम्यवादी आइडियोलॉजी था वो कहीं ना कहीं बिखर गया था, कमजोर हो चुका था, और पूंजीवादी उभरा एकदम मजबूत होकर। अगला एक ध्रुवीय विश्व का होना, यानी कि साफ पता लग रहा है कि पहले दो पावर थे, एक पावर अब टूट गया, अब एक ही पावर बच गया, वो है अमेरिका, यानी कि अमेरिकी वर्चस्व यहाँ से स्टार्ट हो जाता है 1991 से। इससे पहले भी अमेरिका का वर्चस्व था, ऐसा नहीं है कि अमेरिका का वर्चस्व नहीं था, बट कहीं ना कहीं जब एक पावर खत्म हो जाता है, उसका अपोजिशन उसको टक्कर देने लायक नहीं रहता है, तभी से हेजीमनी मानी जाती है किसी की। तो 1991 से अमेरिका का हेजीमनी का स्टार्ट अप हो जाता है। यूएनओ की सदस्य संख्या में बढ़ोतरी, यानी कि जब नए राष्ट्र उदय हुए तो उन्होंने यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ को ज्वाइन किया और उसके मेंबर्स बन गए। अब आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि शॉक थेरेपी क्या है और गोर्बाचेव किन सुधारों के लिए बाध्य हुए, और भारत और रशिया यानी कि रूस के रिलेशनशिप क्या है। और एक बात और, जो इस समय में रूस है उसके प्रेसिडेंट है, यानी कि रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, और फर्स्ट है बोरिस येल्त्सिन। आपको ध्यान रखना है, एक मार्क्स में पूछ लिया जाता है। एक बात और, कई बार पूछा जाता है कि जो ये सोवियत प्रणाली है वो किसके विचार पर आधारित थी, तो कार्ल मार्क्स के। एक बार वो भी आ जाता है, डैश दे देता है, फिर इन द ब्लैंक्स में भरना पड़ता है, तो उसमें समाजवादी, ठीक है, तो समाजवादी विचारधारा थी वहाँ पे। किससे प्रेरित थी, तो कार्ल मार्क्स से, और लेनिन उसके जनक हैं, इस बात को ध्यान रखना है। तो गाइस, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहें।